40 मार्क्स। यस, यू हर्ड इट राइट, 40 मार्क्स मैंने बोला था कि सिर्फ इस वीडियो से कर सकते हो। अभी तक नहीं किया है तो प्लीज डोंट रिग्रेट, अभी भी टाइम है, जाके ये वीडियो प्लीज देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड एनसीईआरटी हमने ऑलरेडी करा रखी है 3 पार्ट्स में, जाकर देखो यार, स्वाहा कर दो पूरी एनसीईआरटी। और अब इस वीडियो की बात करते हैं जिस पे तुमने क्लिक किया है। यहाँ पे हम तुम्हें दे रहे होंगे 55-60 प्लस असर्शन रीजन क्वेश्चंस की एक सीट विद आंसर्स फॉर फ्री। एंड उसके पहले उन शीट्स में से सबसे अच्छे क्वेश्चंस की ट्रिक्स देखने वाले हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स असर्शन रीजन क्वेश्चन आ जाए तुम उसे इजीली बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स से कैसे सॉल्व कर सकते हो। परीक्षा के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ले गैंग, अपनी स्क्रीन पे देखो, ये देख रहे हो, ये 55 प्लस क्वेश्चंस हैं, 55 प्लस असर्शन रीजन क्वेश्चंस। और ये पूरी की पूरी शीट मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, और खुद तुम्हें ये शीट दूंगा फ्री टेलीग्राम चैनल पढ़ले अक्षय पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बट हम यहां पर सबसे पहले फोकस करेंगे कि कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए असर्शन रीजन का, तुम उसको सॉल्व कर सको। कैसे, पहले उसकी ट्रिक देख लेते हैं, फिर इन क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब ट्रिक क्या है, फॉर एग्जांपल मान लो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। अभी क्वेश्चन 2 से समझते चलो। क्वेश्चन 2 मान लो तुम्हारे आ चुका है सामने। असर्शन स्टेटमेंट रीड करो और रीजन स्टेटमेंट रीड करो, और बस ये देखो कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है, क्या है। तो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ, ये थोड़े मिसप्रिंट है, लश नहीं फ्लश जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो। Chips manufacturers usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized। अब देखो किस तरह की मिस्टेक्स होती हैं इस स्टेटमेंट में। क्या हो सकता है कि यहां पर लिख सकता है कि बैग्स ऑफ चिप्स के बाद लिख सकता है नाइट्रोजन की जगह कुछ और लिख सकता है। मान लो कभी लिख देगा ऑक्सीजन, कभी लिख देगा कुछ और गैस, सल्फर, कोई भी गैस, ठीक है। बट यहाँ पे नाइट्रोजन लिखा हुआ है और ये स्टेटमेंट सही है, हमें पता है कि नाइट्रोजन भी सही है। और क्या गलती यहाँ पे कर सकता था, ये गलती कि किसी और चीज के लिए, टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज की जगह लिख देता रिड्यूस। नहीं, हमें पता है कि ऑक्सीडाइज होने से बचाता है नाइट्रोजन, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू है। अब दूसरा स्टेटमेंट चेक करो, रीजन, दिस इंक्रीजेस द टेस्ट ऑफ द चिप्स एंड हेल्प्स इन देयर डाइजेशन। नहीं, हमें पता है कि रेंसिडिटी में हेल्प करता है, रेंसिडिटी प्रिवेंट करता है, तो ये टेस्ट वाला मैटर गलत है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब जहां असर्शन सही हो जाए, ये गलत हो जाए, तो ऐसे केस में हमें क्लियरली पता है आंसर क्या होता है, आंसर होता है सी, ठीक है। आंसर क्या होता है, आंसर अपना होता है सी। अब ये एक पहला तुम समझ गए ट्रिक कि अगर ऐसा प्रूव हो जाता है एक सही एक गलत, तो आंसर हो गया सी। अब एक और पढ़ो, एक और पढ़ो मेरे साथ, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो। सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अब देखो इसके लिए तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वॉशिंग सोडा किसे बोलते हैं, और सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट Na2CO3, पेंटा मीन्स 5 हाइड्रेट, 5H2O, क्या ये होता है वॉशिंग सोडा? नहीं। अगर तुमने पढ़ा है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये वॉशिंग सोडा नहीं होगा, वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O, ठीक है, डेकाहाइड्रेट। तो ये स्टेटमेंट हमारा है गलत। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ो क्या है। अगला स्टेटमेंट, चीफ रॉ मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा आर NH3, NaCl एंड CaCO3। क्या चीज बोला है? बोला गया है यहाँ पे कि वॉशिंग सोडा मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें चाहिए ये चीजें, NH3, NaCl और CaCO3। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बताओ, जल्दी बताओ। यस, ऑफ कोर्स इट इज करेक्ट। तो ये हमें गलत मिल गया, ये सही मिल गया। और जहां पे ऐसा होता है कि ऊपर असर्शन गलत होता है, रीजन सही होता है, तो वो क्या होता है? ऑप्शन डी। वेरी क्लियर, सी और डी इस तरह से तुम्हें क्लियरली मिल जाएंगे। अब देखते हैं ए और बी वाले में कैसे कंफ्यूजन दूर करनी है। आओ अब क्वेश्चन नंबर 3 का पढ़ो स्टेटमेंट, जल्दी पढ़ो। असर्शन पहले पढ़ो, बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय क्लोरल्कली प्रोसेस। बट तुमने अगर चैप्टर पढ़ा है तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए क्लोरल्कली प्रोसेस क्या है, बेकिंग सोडा मालूम होना चाहिए, ठीक है। क्लोरल्कली प्रोसेस में क्या है हमें पता है। अरे यार, NaCl प्लस H2O से फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कंपोनेंट्स कुछ बनते हैं, बट कंपोनेंट जो बनते हैं ना, उसमें कहीं से किसी भी हाल में बेकिंग सोडा तो नहीं बनता। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है, असर्शन गलत हो गया। अब रीजन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, बिल्कुल रीजन पढ़ो। ब्राइन डिकम्पोजेस टू सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। ब्राइन क्या है? यही है ब्राइन सॉल्यूशन। क्या किस में डिकम्पोज होता है बताओ? अरे यार, इतना तो पता होना चाहिए अगर ये चैप्टर पढ़ा है। ये डिकम्पोज होता है क्लियरली, Cl2 गैस निकलती है प्लस H2 गैस निकलती है और उसके साथ बन जाता है NaOH, ठीक है, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। अब NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही NaOH।
तो ठीक है, ये स्टेटमेंट मतलब कि सही है। हाँ, ब्राइन डिकम्पोज होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे। वही फिर से वही हो गया। क्या हो गया, पहला गलत है इस बार और दूसरा सही, असर्शन गलत और रीजन सही। तो इस केस में ऑप्शन होता है करेक्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। क्या है असर्शन? आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड सो एज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। क्या आयरन आर्टिकल्स को पेंट किया जाता है टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। सबसे पहले पता लगाना है कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं। हाँ, पेंट तो करते हैं किसके लिए? हाँ, रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, इतना हमें पता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया सही, ठीक है। फिर अगला रीजन, अगला स्टेटमेंट क्या है? रीजन ये पढ़ो। When the surface of the iron is coated with paint, जब सरफेस पेंट से हम लगाते हैं, जब पेंट लगाते हैं, कोट करते हैं पेंट का, its surface does not come in contact with oxygen and moisture, therefore rusting does not take place। क्या ये सच बात है कि एग्जाम्पल मान लो, यहाँ पे एग्जाम्पल मान लेते हैं, ये इसका एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये एक सर्कल आयरन है। अब इस पर हमने आसपास कर दी कोटिंग, ठीक है, इस पर हमने आसपास कर दी कोटिंग पेंट की, तो इस पर क्या नहीं जाएगा? मॉइस्चर नहीं जाएगा, एयर नहीं जाएगा, जिससे रस्टिंग नहीं होगी। तो हाँ, ये सही है, यही मेथड यूज होता है पेंटिंग के, इसीलिए हम पेंटिंग करते हैं। तो ये भी हो गया अपना सही। अब मैटर ये है कि ना ही सी ऑप्शन है ना ही डी ऑप्शन है, बच रहा है सिर्फ और सिर्फ ए और बी। अब वो कैसे पता करेंगे? सबसे पहला स्टेप, सबसे सिंपल स्टेप जिससे आंसर निकल सकता है, वो होता है ये। देखो, इस स्टेटमेंट के आगे क्या लगा दो? इस स्टेटमेंट के आगे, असर्शन के आगे लगा दो बिकॉज। ठीक है, बिकॉज यानी पता करने के लिए कि ये रीजन सच है क्या। तो हाँ, आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड सो एज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग बिकॉज when the surface of iron is coated with paint, its surface does not come in contact with oxygen and moisture, therefore rusting does not take place। ठीक है, मतलब सही रीजन है। तो ऑप्शन अपना हो गया ए कि इट इज द करेक्ट रीजन ऑफ असर्शन। ठीक है, यहाँ पर बिकॉज लगा के पता कर सकते हो। हाउ कि क्या ये सही है, वाई क्या ये सही है, एक्सप्लेनेशन मतलब नीचे वाला रीजन जो है वो सही दे पा रहा है कि नहीं। अगर दे पा रहा है तो ए, अदरवाइज बी। इस केस में सही एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है। जैसे एक ये क्वेश्चन पढ़ो, AGBR, ये क्या है सर? AGBR इज यूज्ड ऑन फोटोग्राफिक एंड एक्सरे फिल्म। अब रीजन लिखा हुआ है AGBR इज फोटोसेंसिटिव एंड चेंजेस टू Ag एंड ब्रोमीन, यानी सिल्वर एंड ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अंडरगोज डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखो, कई लोग को तो पहला वाला स्टेटमेंट नहीं पता होगा, बट ये पता होगा, चैप्टर में उन्होंने पढ़ा है कि AGBR AgCl2 दोनों के दोनों से प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, बट उसी NCERT बुक में लिखा था ये चीज़ कि हाँ, AGBR फोटोग्राफी वाले रिएक्शन में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी रिएक्शन में यूज होता है AGBR भी और AgCl2 भी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इतनी अच्छे तरीके से NCERT करवा रखी है यार, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके, नहीं की है अब तक, जाकर एक बार 2x पे चला करके कर लेना। तो ये क्या हो गया, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और क्या इसका सही रीजन है? अब आओ ये देखते हैं, क्या ये इसका सही रीजन है। तो पढ़ो भाई, बिकॉज वाली ट्रिक यूज कर लो। AGBR इज यूज्ड ऑन फोटोग्राफी एंड एक्सरे फिल्म बिकॉज AGBR is photosensitive and changes to Ag and bromine in presence of sunlight and undergoes decomposition reaction। Yes, of course, it's correct explanation। Explanation correct होनी चाहिए, ठीक है। तो A, assertion मतलब कि assertion is correct and is the correct explanation, reason is the correct explanation। अब ये पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मैग्नीशियम रिबन कीप्स ऑन बर्निंग इन एटमोस्फियर। अब ये भी इजी है और इसका भी आंसर है A। ठीक है, ये शीट मैं तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। अब हम आगे बढ़ते हैं, नीचे नीचे आओ, नीचे आओ, ये पढ़ो, ये क्वेश्चन नंबर 2। ये सब हम इरेज कर देते हैं, तुम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ो। क्या है सर? कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैनी केमिकल्स सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एटसेट्रा। अब बताओ क्या स्टेटमेंट ये वाली सही है? हाँ यार, एसिड बेस चैप्टर में पढ़ा है कि ये सब बनाने में किसका यूज है? कॉमन सॉल्ट का, NaCl का। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट सही निकल गई अपनी। अब अगला स्टेटमेंट, रीजन पढ़ो। द मेन सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सी वाटर। बताओ, द मेन सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सी वाटर। क्या ये भी सही स्टेटमेंट है कि हाँ भाई, सोडियम क्लोराइड जो नमक है, NaCl है, सिंपल सॉल्ट का ही तो फॉर्मूला है, ये सी वाटर से आता है। हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है, बट अब हमें पता लगाना है ए और बी में से इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि CD तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें हम चलो पता लगाते हैं कि क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस बात का। कौन सी बात का? फर्स्ट स्टेटमेंट का। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैनी केमिकल्स सच एज दिस दिस दिस। क्या इस बात का रीजन है? बिकॉज लिख करके एक बार चेक करो, बिकॉज द मेन सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सी वाटर। ना ही ये सेंटेंस मीनिंगफुल हो पाता है, ना ही ये क्लियर एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में तो कुछ भी है ही नहीं इन कंपाउंड्स के बारे में। यहाँ तो सोर्स के बारे में बात कर दी गई, जो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेन इसको नहीं करता है।
तो ये ऑप्शन ए ना हो करके क्या होगा, ऑप्शन क्लियरली बी। ठीक है, क्लियर ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, एक और देखते हैं हम, एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नीचे आओ, नीचे 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 नीचे। अब ये पूरी शीट तुम्हें दे दूंगा मैं यार, एक्सप्लेनेशन की चिंता ही नहीं है, कंप्लीट आंसर के साथ मैं तुम्हें पूरी शीट दे दूंगा जहां से तुम खुद जा करके देख सकते हो। ठीक है, आओ यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, ये बायो में एक बार देख लेते हैं। बायो वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए। ब्लड क्या लिखा है, क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या लिखा है कि मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन। हाँ, ये सही बात है यार, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे एरोबिक रेस्पिरेशन यानी O2 की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, चाहे एक्वेटिक हो, टेरेस्ट्रियल हो, कोई भी हो। फिर ये स्टेटमेंट चलो हो गई सही, ठीक है, करेक्ट। अब अगली स्टेटमेंट पता करो। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल। क्या स्टेटमेंट सही है? हाँ, अरे यार एनसीईआरटी इसीलिए करना इंपॉर्टेंट होता है, वो पाथवे वाला फ्लो चार्ट याद है कि नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी मैंने करा रखी, जा करके प्लीज कर लेना अगर नहीं किया है तो। ठीक है, अब हमें पता है कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया ही साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन की सेल के अंदर, तो ये भी स्टेटमेंट हो गया सही। अब ए और बी में से कौन सा सही है बताओ, ए और बी में कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें पता करना है। तो हमें पता करना पड़ेगा कि क्या इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो एक बार बिकॉज लगा करके चेक करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ अ वेरी बेसिक ट्रिक। यहाँ पे हम लगाते हैं बिकॉज। अब पढ़ो, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन द सेल। बिल्कुल बकवास बात। इस बात को तो, ये जो रीजन है ये इस बात को तो एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है कि क्यों। हमने वाई लगाकर क्वेश्चन किया कि क्यों सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन कैरी आउट करते हैं, इस बात की एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन, तो इसका मतलब इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग इट। तो आंसर इज बी, इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझ गए भाई? आपका नॉलेज तो कमाल का। समझ गए? आई होप ये वेरी क्लियर, आई होप ये वेरी क्लियर। वाओ क्या अच्छी इंग्लिश बोली मैंने। एक और करो। ये रिसेप्टर इज अ स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ सेंस ऑर्गन दैट परसीव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस। क्या ये सही है? अरे यार बिल्कुल सही है, मैंने बना रखा है जो वीडियो तो बताया था कि रिसेप्टर ऐसा होता है कि जैसे कि तुम्हारे पापा जी हैं, ये गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, और तुम पे गुस्सा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि तुम पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये रिसेप्टर क्या है, ये एग्जांपल दिया था मैंने, ये रिसेप्टर क्या है? एक सेल है जो सेंस ऑर्गन है, जो परसीव करता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस। एक स्टिमुलस यानी कि एक चेंज। ये सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, टिक लग गया। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ो। डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स हैव डिफरेंट रिसेप्टर्स फॉर डिटेक्टिंग स्टिमुली। ये क्या है रीजन? क्या रीजन सही है? हाँ, डिफरेंट सेंस ऑर्गन में डिफरेंट रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, अलग अलग रिसेप्टर होते हैं स्टिमुली सेंस करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। तो ठीक है, दोनों स्टेटमेंट अपने हो गए करेक्ट। अब क्या ये ए है ऑप्शन या बी है ऑप्शन, क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो देखो, वाई लगा के, बिकॉज लगा के कर सकते हो। एक बार ऐसे देखते हैं, रीजन को हम चेक करते हैं। रीजन दिया हुआ है कि डिफरेंट सेंस ऑर्गन हैव डिफरेंट रिसेप्टर फॉर डिटेक्टिंग स्टिमुली। क्या ये चीज एक्सप्लेन कर पा रही है ऊपर वाले असर्शन को? असर्शन क्या बोल रहा है कि रिसेप्टर एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स है सेंस ऑर्गन में जो स्टिमुलस परसीव करता है। नहीं, ये तो बिल्कुल अलग स्टेटमेंट है और ये बिल्कुल अलग स्टेटमेंट है दोनों सही, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है, इसलिए यहां भी ऑप्शन होगा करेक्ट बी। ठीक है, समझ गए? एक बार ये करो, ये भी करो, एक बार करेक्ट कर लेते हैं, एक बार क्लियर सारी कंफ्यूजन। एनिमल्स कैन रिएक्ट टू स्टिमुली इन डिफरेंट वेज। एनिमल्स अलग अलग तरीके से स्टिमुली पर रिएक्ट कर सकते हैं। हाँ, जैसे अगर तुम्हें कुछ गर्म लग रहा है तुम अलग तरीके से भाग सकते हो, किसी डॉग को कुछ हीट फील हो रही है तो अलग तरीके से कर सकता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर दूसरा, ऑल एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम एंड एन एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्विंग हार्मोन्स। ठीक है, सारे एनिमल्स की बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नहीं। एनिमल्स के पास होता है नर्वस सिस्टम भी, एंडोक्राइन सिस्टम भी, जो हार्मोन्स वाले, ठीक है, ये भी करेक्ट है। अब क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बताओ। अब आ जाओ थोड़ा फिजिक्स में भी देख लेते हैं यार कि कैसे क्वेश्चन रहेंगे। पढ़ो क्वेश्चन 1। असर्शन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट्स। हाँ, हम सबको पता है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, या फिर ये भी फॉर्मूला होता है ना, सी बाई वी, ठीक है। तो अब ये इसकी यूनिट्स नहीं होती हैं, हाँ, सिर्फ एक वैल्यू आती है, कभी 1.5, कभी डायमंड की 2.42, है ना, इस तरह की आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, हमें इतना पता है। तो ये हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, रीजन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है दो सिमिलर क्वांटिटीज का? बताओ, दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है। तो हाँ,
वो एक रेशियो है, इसी वजह से उसकी यूनिट्स नहीं होती हैं, क्योंकि वो एक रेशियो है। हम रेशियो तो निकालते हैं ना साइन आई बाई साइन आर का, कभी कभी हम अगर एब्सोल्यूट हो जाए तो, और कभी अगर हमें निकालना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिखा होगा तुमने कभी देखा होगा N21 N12, तो क्या करते हैं N1 बाई N2 कर देते हैं, तो सेम चीज़ की रेशियो निकालते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और अब यहाँ पे बिकॉज लगा करके चेक कर लो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट्स बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। ये नीचे वाला स्टेटमेंट ऊपर वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यस, ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन विल बी ए, कि इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बात तो सही है। और क्वेश्चंस देखते हैं। आओ नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे। ये ह्यूमन आई का क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ो ये वाला क्वेश्चन। अलग अलग चैप्टर्स हम टच कर रहे हैं ताकि तुम्हें एक पर्सपेक्टिव मिल जाए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने का। द स्काई लुक्स डार्क एंड ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू इन आउटर स्पेस। हमने पढ़ा था आउटर स्पेस में जब बहुत ऊपर जाते हो स्पेस में तो वहां से ब्लू नहीं दिखता है, डार्क दिखता है, ब्लैक दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये रीजन पढ़ो। नो एटमोस्फियर कंटेनिंग एयर इन द आउटर स्पेस टू स्कैटर सनलाइट। और एग्जैक्ट अगर तुमने चैप्टर पढ़ाया तो ये बात पता होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, और यही बात एग्जैक्ट एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नो एटमोस्फियर कंटेनिंग एयर इन आउटर स्पेस टू स्कैटर लाइट। एटमोस्फियर बहुत जरूरी होता है, उसमें पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे जो स्कैटरिंग करते हैं लाइट की। अब वहां ऊपर एटमोस्फियर ही नहीं है तो पार्टिकल ही नहीं है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आंसर विल बी ए। ठीक है, समझ गए। एक और क्वेश्चन देखेंगे यार, ताकि तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। पढ़ो इसको, पढ़ो ध्यान से। असर्शन, फ्यूज वायर मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज वायर में क्या होना चाहिए? हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए और रेजिस्टेंस झेल सके, और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। लो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ताकि वो मेल्ट करके फ्यूज वायर ब्रेक हो जाए, जिससे सर्किट टूट जाए और हमारे एप्लीकेंट्स जो लगे हुए हैं वो खराब ना हो। ठीक है, ये करेक्ट बात है। ओके, फ्यूज इज यूज फॉर स्मॉल करंट फ्लो ओनली। ये किसने बोला? ना ही हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, ना कहीं और पढ़ा है, तो ये पूरी गलत बात है। अब ऊपर वाला सही है, नीचे गलत, तो ऑप्शन क्या है? सी, करेक्ट आंसर मिल गया हमें। इस तरह से हमने देखे हर टाइपोलॉजी के लगभग क्वेश्चंस, और इजी क्वेश्चंस हैं असर्शन रीजन के। अगर प्रैक्टिस कर लेते हो, ये पूरी की पूरी शीट मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, जाकर देखना। वहाँ पे केस बेस्ड की भी सीट मिल जाएगी, काफ़ी सीट्स मिल जाएंगी इंपॉर्टेंट, जिससे प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर एक जगह पे सारी की सारी सीट्स चाहिए ना, तो सिर्फ और सिर्फ अपना फ्री ऐप पढ़लक्ष्य ऐप इंस्टॉल करो। वहाँ नोट्स, वर्कशीट, सैम्पल पेपर और सारी शीट्स एक पॉइंट पे विद आंसर्स मिल जाएगी। लव यू ऑल। नोटिफिकेशन छेड़ लो कि कोई वीडियो मिस ना हो, और जाते जाते ये वीडियो जरूर देख लेना। फिर करना क्या है, बजाना जाओ।